जय हिंद सभी को। आज हम अपनी क्लास में जो टॉपिक कवर कर रहे हैं उसका नाम है अपूर्ण प्रतियोगिता, इम्परफेक्ट कंपटीशन या एकाधिकारी प्रतियोगिता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आपके पास इन दोनों नाम में से किसी भी नाम से क्वेश्चन आ जाए, चाहे अपूर्ण प्रतियोगिता का क्वेश्चन आ जाए या फिर एकाधिकारी प्रतियोगिता का सिद्धांत का क्वेश्चन आ जाए, आपको सेम ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। बस जिस नाम से आपको पूछा जाता है आपको वही वर्ड यूज़ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हर बार की तरह सबसे पहले आपको इसका मीनिंग करना होगा। अपूर्ण प्रतियोगिता, जिसे इंग्लिश में इम्परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं, तो हमने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार भी पढ़ लिया और एकाधिकार बाजार भी पढ़ लिया, पर वास्तविक जीवन में न तो पूरी तरह से पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, न ही एकाधिकार बाजार पाया जाता है। इन दोनों के बीच की स्थिति पाई जाती है, जिसे अपूर्ण प्रतियोगिता कहा जाता है। अर्थशास्त्र में अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति का अध्ययन 1933 के बाद से किया जाने लगा है, क्योंकि इस वर्ष में श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, तथा अमेरिका में चैम्बरलिन ने भी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और उसके बाद से ये कंसेप्ट यूज़ में आया। अपूर्ण प्रतियोगिता में बाजार की इन 3 अवस्थाओं को शामिल किया जाता है। नंबर 1 एकाधिकारी प्रतियोगिता यानी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, अल्पाधिकार यानी कि ओलिगोपोली, और द्वैधाधिकार यानी कि ड्यूओपोली। एकाधिकारी प्रतियोगिता, तो अगर आपको बेटे अगर ऐसे पूछ लिया जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन बताओ, तब भी आपको सेम लिखना है, और यहाँ पे एकाधिकारी प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन बताए तब भी आपको सेम ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। बस जिस नाम से आपको पूछा जाता है तो आपको वर्ड वही यूज़ करना है। अगर अपूर्ण प्रतियोगिता पूछा जा रहा है तो आपको बार बार अपूर्ण प्रतियोगिता वर्ड का यूज़ करना है, और अगर एकाधिकारी प्रतियोगिता पूछा जा रहा है तो आपको वो वर्ड यूज़ करना है। और जो ये अल्पाधिकार और द्वैधाधिकार है, इनका अलग से क्वेश्चन बनता है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में अपने नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु के बहुत से विक्रेता होते हैं, बहुत से क्रेता होते हैं, परंतु प्रत्येक विक्रेता की, प्रत्येक सेलर की वस्तु दूसरे विक्रेताओं से किसी न किसी रूप में अलग होती है। इस तरह से वस्तु विभेद या वस्तु विभिन्नता एकाधिकारी प्रतियोगिता की मुख्य विशेषता होती है। वस्तु विभिन्नता यानी कि प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन किस तरह से हो सकता है? ब्रांड के नाम में फ़र्क होता है, ट्रेडमार्क के बेस पर हो सकता है, और उसकी क्वालिटी अलग अलग हो सकती है, उसके बेस पे डिफरेंट हो सकती हैं सभी क्रेताओं की वस्तुएं। पैकिंग या जो कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सुविधाओं के आधार पर भी प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन यानी कि वस्तु विभेद हो सकता है। यानी कि वस्तु विभेद इसकी एक मुख्य विशेषता है। वास्तविक जीवन में इसी प्रकार की प्रतियोगिता पाई जाती है। इसके उदाहरण हैं, जैसे आप टूथपेस्ट देखें तो उसमें बहुत सी कंपनीज के टूथपेस्ट आते हैं, कोलगेट, पेप्सोडेंट, सिबाका, बबूल इत्यादि। और एक और क्या मुख्य विशेषता है कि वस्तु विभिन्नता तो पाई जाती है इसमें, पर जो हर विक्रेता की वस्तु है वो एक दूसरे की वस्तु की स्थानापन्न है। जैसे यहाँ एग्जांपल्स में दिखाया गया, टूथपेस्ट कितने डिफरेंट टाइप्स के टूथपेस्ट हैं, पर एक टूथपेस्ट को हम दूसरे टूथपेस्ट की जगह यूज कर सकते हैं, इसी को स्थानापन्न बोलते हैं। तो आपका मीनिंग में इतना काफ़ी रहेगा। उसके बाद आते हैं एकाधिकारी प्रतियोगिता की विशेषताएं या अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो पहली विशेषता यही कि बहुत से विक्रेता होते हैं और बहुत से क्रेता होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं मीनिंग में ही। वस्तु विभेद को भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हर विक्रेता की जो वस्तु है वो किसी न किसी प्रकार से दूसरे विक्रेता से अलग होती है। फर्मों के प्रवेश करने और छोड़ने की स्वतंत्रता, एकाधिकारी प्रतियोगिता की अवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता की तरह फर्मों की उद्योग में प्रवेश करने और उद्योग को छोड़ने की स्वतंत्रता होती है। पर हमें एक बात याद रखनी है बेटा, कि जो एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार है उसमें फर्मों के समूह को उद्योग नहीं कहा जाता, उसमें फर्मों के समूह को ग्रुप कहा जाता है। तो चैम्बरलिन ने
फर्मों के समूह के लिए उद्योग की जगह ग्रुप वर्ड का यूज किया है। तो फर्मों के ग्रुप में प्रवेश करने और ग्रुप को छोड़ने की स्वतंत्रता होती है। चौथा है विक्रय लागत। एक अधिकारी प्रतियोगिता की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत प्रत्येक फर्म, प्रत्येक विक्रेता अपनी वस्तु का प्रचार करने के लिए विज्ञापन आदि पर बहुत अधिक धन खर्च करता है। फर्म अपनी वस्तुओं को अधिक से अधिक मात्रा में बेचने के लिए अखबारों, सिनेमाओं, पत्रिकाओं, रेडियो, टीवी आदि में विज्ञापन देती है। इन सब पर जो खर्च आता है उसी को ही सेलिंग कॉस्ट या विक्रय लागतें कहते हैं। इसका भी एक अलग से क्वेश्चन बनता है बेटा बड़ा, उसको भी हम अपनी अगली वीडियोस में इंक्लूड करेंगे। पांचवा हमारी यहाँ पे विशेषता है प्राइस कंट्रोल, कीमत नियंत्रण। प्रत्येक फर्म का वस्तु की कीमत पर सीमित नियंत्रण होता है, पूरा नियंत्रण नहीं होता, सीमित नियंत्रण होता है। एक अधिकारी प्रतियोगिता में वस्तु विभेद के कारण, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के कारण एक फर्म का अपने उत्पादन की कीमत पर नियंत्रण होता है, परंतु क्योंकि उस वस्तु के निकटतम स्थानापन्न भी हैं, इसलिए एक अधिकारी प्रतियोगिता में फर्म का कीमत पर पूरा नियंत्रण नहीं होता। प्रत्येक फर्म अपनी कीमत काफ़ी सीमा तक बाजार में अपने कंपटीटर्स की कीमत नीति से प्रभावित रहकर फिर डिसाइड करती है कि कीमत कितनी रखनी है, क्योंकि अगर वो कीमत ज़्यादा रखेंगे तो क्रेता क्या करेंगे, उसकी वस्तु को छोड़कर उसके स्थानापन्न यूज करना शुरू कर देंगे। छठी विशेषता आती है सीमित गतिशीलता। तो एक अधिकारी प्रतियोगिता में उत्पादन के साधनों तथा वस्तुओं और सेवाओं में पूरी तरह से गतिशीलता नहीं होती, एक सीमित गतिशीलता होती है। अपूर्ण ज्ञान। एक अधिकारी प्रतियोगिता की अवस्था में वस्तुओं के क्रेताओं, विक्रेताओं तथा साधनों के स्वामियों को वस्तु की विभिन्न कीमतों का ज्ञान नहीं होता। इसकी वजह क्या है, क्या कारण है कि वस्तु विभेद होने के कारण, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होने के कारण विभिन्न फर्मों के उत्पादन में तुलना करना संभव नहीं होता। जब ग्राहकों को किसी एक विशेष के फर्म के उत्पादन में रुचि उत्पन्न हो जाती है तो वे उसी फर्म का उत्पादन खरीदना शुरू कर देते हैं, चाहे उसकी कीमत दूसरों से अधिक ही क्यों ना हो। इसी प्रकार उत्पादन के साधनों को भी पूरी तरह से यह ज्ञान नहीं होता कि विभिन्न फर्में साधनों की सेवाओं के लिए, यानी कि उत्पादन के साधनों की सेवाओं के लिए क्या कीमत दे रही है। आठवां है गैर कीमत प्रतियोगिता। एक अधिकारी प्रतियोगिता की एक मुख्य विशेषता यह भी है कि इसके अंतर्गत विभिन्न फर्में वस्तु की कीमत में परिवर्तन किए बिना एक दूसरे से प्रतियोगिता करती हैं। जैसे सर्फ तथा एरियल का उत्पादन करने वाली कंपनियों का उदाहरण लेते हैं। यदि आप सर्फ का एक डिब्बा लोगे तो एक शीशे का गिलास साथ मिलेगा, इसी तरह अगर एरियल का डिब्बा लेने से स्टील का चम्मच साथ मिलेगा। तो ये क्या हुआ, गैर कीमत प्रतियोगिता की, कीमत को कम ज़्यादा नहीं किया, उसके साथ एडिशनल सुविधाएं दे रहे हैं, एडिशनल प्राइजेस दे रहे हैं। इस तरह से इसको बोलते हैं गैर कीमत प्रतियोगिता, ताकि लोग उन फर्मों के उत्पादन को खरीदें। नौवीं विशेषता है इसकी एआर और एमआर वक्र का आकार, यानी एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू कर्व का आकार कैसा होता है। इसका आकार नीचे की ओर झुका हुआ होता है, जैसे हमने एकाधिकार यानी कि मोनोपोली मार्केट में देखा था। एआर वक्र ऊपर, एमआर वक्र नीचे। बस सिर्फ डिफरेंस कितना है बेटा, इसमें डिफरेंस आता है कि जो मोनोपोली, जो एकाधिकार बाजार था, उसमें ये कम लोचदार होता है इस तरह से, और एकाधिकारी प्रतियोगिता या अपूर्ण प्रतियोगिता में अधिक लोचदार है, इसकी लोच ज्यादा है, सिर्फ इतना ही फर्क है। तो विशेषताएं हो गई। इसके बाद हम आते हैं एकाधिकारी प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन। तो ये मैं बात बार बार कह रही हूँ, अगर आता है अपूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन, तब भी सेम क्वेश्चन आपका चलेगा, बस फिर आप क्या लिखोगे, अपूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन निम्नलिखित दो मुख्य शर्तों पर आधारित होता है। अब जो चाहे किसी भी प्रकार का बाजार है, जो विक्रेता होता है, फर्म होते हैं, वो संतुलन में कब होती है, जब उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहे होते हैं। और अधिकतम लाभ कब प्राप्त होते हैं, जब निम्नलिखित दो शर्तें पूरी होती हैं। अब कौन सी शर्तें हैं, वही जो हमने पिछले क्वेश्चंस में भी की हैं कि एमआर शुड बी इक्वल टू एमसी, यानी कि सीमांत आगम और सीमांत लागत एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। और दूसरा है, ये कंडीशन तो है फुलफिल, दूसरा है कि एमसी वक्र एमआर वक्र को नीचे से काटना चाहिए संतुलन की स्थिति में। तो ये दो शर्तें जब पूरी होंगी तब फर्म संतुलन में होगी और उसे अधिकतम लाभ मिलेंगे। और इसी चीज को इस डायग्राम में भी दिखाया गया है। तो ये हमारा
AR वक्र, MR वक्र और ये हमारा MC वक्र। अब MC वक्र ने जहाँ MR को काटा है, E बिंदु पर संतुलन में है फर्म, और इसी से हम लाइन ड्रॉ करेंगे AR वक्र तक, तो ये इधर कीमत भी निकल आती है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या हुई कि फर्म E बिंदु पर संतुलन में है क्योंकि इस पर दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। MC इज इक्वल टू MR भी है, और जो MC है उसने MR को नीचे से काटा, उसके बाद ये ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ पे दोनों शर्तें पूरी हो गई हैं, इसलिए फर्म E बिंदु पर संतुलन में है। अब फर्म का संतुलन हम 2 समयावधियों में करेंगे। अल्पकाल में फर्म का संतुलन, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, यानी कि दीर्घकाल में फर्म का संतुलन। तो पहले हम अल्पकाल में फर्म का संतुलन करते हैं। अल्पकाल में फर्म को निम्नलिखित 3 स्थितियां प्राप्त हो सकती हैं। उसे असामान्य लाभ भी प्राप्त हो सकता है, सामान्य लाभ भी प्राप्त हो सकता है, और उसे हानि भी उठानी पड़ सकती है, यानी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और मिनिमम लॉस। इन 3 में से किसी भी एक सिचुएशन को जो फर्म है वो फेस कर सकती है। अब उसे संतुलन की स्थिति में असामान्य लाभ कब प्राप्त होगा वो देखते हैं। एक फर्म को असामान्य लाभ तब प्राप्त होगा संतुलन की स्थिति में जब उसका जो औसत आगम है, एवरेज रिवेन्यू है, वो उसकी औसत लागत से, एवरेज कॉस्ट से अधिक हो, और इसे निम्नलिखित रेखाचित्र से दिखाया गया है। तो यही सबसे पहले जो संतुलन वाला डायग्राम था वो हर उसमें बनेगा बेटे, इतना डायग्राम हमारा हर एक स्थिति में बनेगा, ये तो आपको बनाना ही बनाना है। बस ये कहाँ से पता चलेगा कि लाभ है, हानि है या सामान्य लाभ है, वो हमारे AC वक्र से पता चलता है। अगर AC वक्र हमारा AR वक्र से नीचे है तो असामान्य लाभ, इसको टच कर रहा है तो सामान्य लाभ, और इससे ऊपर है हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व तो उसको हानि हो रही है। तो चलिए देखते हैं। तो असामान्य लाभ, जब फर्म की औसत आगम ज्यादा है, औसत लागत कम है। तो यहाँ शुरू से ही चलते हैं। पहले आप AR वक्र ड्रॉ करोगे, फिर MR ड्रॉ करोगे, फिर अपना MC ड्रॉ करके संतुलन निकाल लोगे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि E बिंदु पर संतुलन में है फर्म, क्योंकि यहाँ पे संतुलन की दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। MC इज इक्वल टू MR एंड MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। तो इस स्थिति में अगर हम देखें तो सीधी लाइन लगाने पे तो कीमत कितनी है या एवरेज रिवेन्यू कितनी है, AM, और एवरेज कॉस्ट कितनी है, BM। तो आगम AM और लागत BM, तो AB के बराबर असामान्य लाभ प्राप्त हो रहे हैं। ये प्रति इकाई लाभ होते हैं। और अगर इसे बेटे इधर ड्रॉ कर दें ऐसे दोनों लाइनों को इधर, तो ये जो हमारे पास बॉक्स बन जाता है ये कुल असामान्य लाभ हैं, टोटल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं। तो मेन खेल किस चीज का है, AC वक्र का। जो आपका एवरेज कॉस्ट कर्व है उसका आपको ध्यान रखना है। जब आप असामान्य लाभ में अपने एवरेज कॉस्ट कर्व को ड्रॉ करें तो वो AR वक्र से नीचे होना चाहिए, ऐसे। सेकंड थिंग आपको क्या ध्यान रखनी होती है कि जब AC वक्र MC वक्र के पास पहुंचता है तो AC वक्र को मिनिमम बिंदु होना चाहिए, उसके बाद AC वक्र को ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो ये हुआ असामान्य लाभ। अब चलते हैं सामान्य लाभ, कि फर्म को सामान्य लाभ कब प्राप्त होंगे संतुलन की स्थिति में। तो संतुलन की स्थिति में एक फर्म को सामान्य लाभ तब प्राप्त होंगे जब उसकी औसत आगम और औसत लागत एक दूसरे के बराबर होती है। तो सेम डायग्राम रहेगा आपका, संतुलन दिखाओगे आप लोग, बस AC वक्र क्या होगा, अब वो AR वक्र को टच करते हुए आपको ड्रॉ करना है। असामान्य लाभ में हमने उसे इससे नीचे रखा था, अब नॉर्मल प्रॉफिट में इसको AC वक्र से टच करते हुए जाना है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि संतुलन की स्थिति में संतुलन वाली लाइन है, इसी के ऊपर सारी चीजें देखी जाती हैं। तो संतुलन की स्थिति में हम देखें एवरेज रिवेन्यू कितनी है, औसत आगम कितना है, AM, और औसत लागत कितनी है, AM, यानी कि औसत लागत भी और औसत आगम भी दोनों ही कितनी है, AM, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो इस तरह से रेखाचित्र से ज्ञात हो रहा है कि फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त हो रहे हैं। अब तीसरी स्थिति क्या है, लॉस, मिनिमम लॉस। बेटा यहाँ पे मिनिमम लॉस आप लोग लिखोगे कि वो हानि उठाता है, पर मिनिमम लॉस यानी कि कम से कम हानि। और वो कौन सी होती है कि जब फर्म की जो औसत लागत है वो औसत आगम से कम है, उसकी लागत ज्यादा है, आगम कम है, पर फिर भी जो उसकी लागत है वो औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर है। तो जब ये स्थिति है कि फर्म की औसत लागत उसकी औसत आगम से ज्यादा है, परंतु फिर भी उसकी औसत लागत औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर तो है,
वो औसत बंधी लागत की हानि उठा सकता है, पर औसत परिवर्तनशील लागत की भी अगर हानि उठानी पड़ गई तो अपना उत्पादन ही बंद कर देता है। तो इसे भी रेखा चित्र से हम दिखाते हैं। सेम डायग्राम बनेगा और इसमें क्या होगा, जो हमारा एवरेज वेरिएबल कोस्ट एवरेज कोस्ट है, औसत लागत वक्र है, वो AR वक्र से ऊपर की ओर ये बन गया। तो अगर हम देखें तो ये ऊपर है, तो संतुलन की स्थिति में जो औसत लागत है वो कितनी है, एन एम के बराबर औसत लागत है, और जबकि औसत आगम कितना है, AM। तो आय तो प्राप्त हो रही है AM के बराबर और लागत आ रही है NM के बराबर। तो फर्म को क्या है, हानि हो रही है NA के बराबर। तो ये क्या है, फर्म की मिनिमम लॉस, मिनिमम हानि। परंतु इस स्थिति में भी उसे पूरी लागत तो चलो नहीं मिल रही है, परंतु उसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिल रही है। तो आप क्या करोगे बेटा, एक वक्र यहाँ पे ऐसे ये बनाओगे, और ये कौन सा वक्र होगा, औसत परिवर्तनशील लागत। ये हम लोग पढ़ चुके हैं अपने पिछले सेमेस्टर में कि जो हमारी एवरेज कॉस्ट होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या है, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट उसे मिल रही है पर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट नहीं मिल रही है, तो उसकी हानि तो वो उठा लेगा, पर उसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जरूर मिलनी चाहिए। तो इस तरह से रेखा चित्र से ज्ञात हो रहा है कि बस आप इसकी एक्सप्लेनेशन में सिर्फ इतना ही लिखोगे बेटा कि रेखा चित्र से ज्ञात हो रहा है कि जो फर्म की एवरेज कॉस्ट है वो NM के बराबर है, जबकि फर्म का औसत आगम AM है। इस तरह से फर्म की औसत लागत ज़्यादा है औसत आगम से, तो फर्म को कुल PANC के बराबर मिनिमम लॉस यानी कि न्यूनतम हानि हो रही है। अब चलते हैं दीर्घकाल में फर्म का संतुलन। अब जो एकाधिकारी प्रतियोगिता या अपूर्ण प्रतियोगिता है, उसमें फर्म को दीर्घकाल में सामान्य लाभ प्राप्त होते हैं, और सामान्य लाभ की वही कंडीशन है जो हमने उसमें की थी अभी अल्पकाल में, अभी डायग्राम किया था, वही वाला ही यहाँ पे सारा डायग्राम बनेगा बेटा, क्योंकि असामान्य लाभ नहीं, सामान्य लाभ, ये सामान्य लाभ फर्म को प्राप्त हो रहे हैं दीर्घकाल में, तो यही सेम वहाँ पे डायग्राम हमें ड्रॉ करना है। तो दीर्घकाल में फर्म को केवल सामान्य लाभ प्राप्त होंगे, और सेम सामान्य लाभ वाला आप डायग्राम बना दोगे। बस क्या है, क्योंकि हम यहाँ दीर्घकाल की बात कर रहे हैं, लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं, तो आप MC की जगह LMC लिख दोगे, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। AC की जगह लिख दोगे LAC, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। अगर नहीं भी लिखते, अगर आप सीधा MC AC भी लिखते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये वो आपने यहाँ पे दिखाई दिया है कि दीर्घकाल में फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त हो रहे हैं, और यहाँ पे आपका सेम सामान्य लाभ वाला डायग्राम बन जाएगा। एक्सप्लेनेशन में सेम वही दो लाइनें कि चित्र से ज्ञात हो रहा है कि फर्म को दीर्घकाल में सामान्य लाभ प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि फर्म की जो औसत लागत है और औसत आगम है वो एक दूसरे के बराबर है। इसके बाद आपका कंक्लूजन आ जाता है, निष्कर्ष आ जाता है। तो उसमें वही आप अपनी पसंद से कोई भी 4-5 लाइनें जो क्रक्स की हैं वो लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ये ऐड की है। संक्षेप में एकाधिकारी प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार की स्थितियों के बीच की स्थिति है। पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक अर्थात असीमित होती है, जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में फर्मों या विक्रेताओं की संख्या तो अधिक होती है, परंतु वह संख्या सीमित होती है। उत्पादकों के उत्पादन में अंतर पाया जाता है, प्रत्येक उत्पादक का अपने अपने उत्पादन में एकाधिकार होता है। अतः एकाधिकार बाजार की स्थिति वह स्थिति है जिसमें कई विक्रेता व बड़ी मात्रा में छोटे छोटे विक्रेता होते हैं, जो विभिन्न साथ ही निकटतम स्थानापन्न बेच रहे होते हैं। आप यहाँ अपनी मर्जी से कोई सी भी 3-4 लाइनें ऐड कर सकते हो। तो इसी तरह से बेटे हमारा एक ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हमारा तैयार हो जाता है। थैंक यू, जय हिंद।